मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारी क्लास में एक बार पुनः। मित्रों, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कर रहे थे, आर ओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन के क्रम में हम लोग जो है पॉलिटी के प्रश्नों का डिस्कशन कर रहे थे। पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों का, जो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो पॉलिटी के प्रश्नों में हम स्टार्टिंग के यानी ऐतिहासिक घटनाक्रम से भारतीय संविधान के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका डिस्कशन हो चुका था। संविधान सभा का डिस्कशन हो चुका था। कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, इनका डिस्कशन हो चुका था। और भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है, तो उसका डिस्कशन डिटेल में हम लोग कर चुके थे। और इसके बाद फिर भाग 2 में नागरिकता है, उसका डिस्कशन हो चुका था। और फिर मूल अधिकार भाग 3 में है, उसका भी डिस्कशन हम लोग कर चुके थे। अब हम जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के चैप्टर पे पहुँचे हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का डिस्कशन हमको करना है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, अगर बात की जाए ये ग्रहण कहाँ से किए गए हैं या लिए कहाँ से गए हैं, कहाँ के संविधान से इनको लिया गया है, अगर ये बात की जाए तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। कहाँ से लिया गया राज्य के निर्देशक तत्वों को? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। ठीक है। अगर बात की जाए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए कहाँ से गए हैं, तो ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, आयरलैंड। और आयरलैंड ने इनको कहाँ से ग्रहण किया है, अगर इसकी बात की जाएगी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं इनको आयरलैंड ने कहाँ से ग्रहण किया है, तो इनको आयरलैंड ने ग्रहण किया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, स्पेन के संविधान से। ठीक है, स्पेन के संविधान से। कहाँ से? स्पेन के संविधान से। ठीक है। हमने कहाँ से ग्रहण किया है? हमने इन्हें कहाँ से ग्रहण किया है? आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड। ठीक है। और आयरलैंड ने कहाँ से ग्रहण किया है? तो स्पेन के संविधान से ग्रहण किया। इसका ध्यान रखिएगा। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्धारक तत्वों का उल्लेख किया गया। किस भाग में किया गया है? भाग 4 में। संविधान के भाग 4 में नीति निर्धारक तत्वों का उल्लेख है। अगर भाग की बात की जाए कि किस भाग में नीति निर्धारक तत्वों का उल्लेख है, तो आप लिखिएगा भाग 4 में। भाग 4 में राज्य के नीति निर्धारक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। और इससे पहले कि इससे संबंधित और प्रश्नों को हम डिस्कशन करें, यानी जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर पूछा गया है, हम थोड़ा थोड़ा इसके विषय में किसने क्या कहा है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये आपको बता देते हैं। जैसे देखिए, राज्य के नीति निर्धारक तत्व जो हैं, राज्य के नीति निर्धारक तत्व जो हैं, ये आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। ये तो हमने आपको बता ही दिया। साथ ही साथ आपको ये भी जानना चाहिए कि नीति निर्देशक तत्वों को विशेषता वाला कहा है। विशेषता वाला, विशेषता वाला, विशेषता वाला नीति निर्देशक तत्वों को किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसने कहा है? डॉक्टर VR अंबेडकर ने। अंबेडकर। ठीक है। इन्होंने इन्हें विशेषता वाला बताया है। और नीति निर्धारक तत्वों को और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है ग्रेनविले ऑस्टिन ने। ऑस्टिन ने क्या कहा है? उनका स्टेटमेंट क्या है कि निदेशक तत्व तथा अधिकार संविधान की मूल आत्मा है। ठीक है। निदेशक तत्व तथा अधिकार संविधान की मूल आत्मा है। इसको कहा गया है किसके द्वारा? इसको कहा गया है
ग्रेनविले ऑस्टिन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा कहा गया है? ग्रेनविले ऑस्टिन के द्वारा। ग्रेनविले ऑस्टिन, ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा है कि निदेशक तत्व जो है और अधिकार ये संविधान की मूल आत्मा है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और निदेशक तत्व क्या है अगर इसकी बात की जाएगी तो देखिए, निदेशक तत्व अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे कि निदेशक तत्व वो हैं जो राज्य को, या निदेशक तत्व संविधान द्वारा प्रदत्त वे सिफारिशें हैं जो राज्य को अपनी नीतियां निर्धारित करने में मदद करते हैं। ठीक है, जो राज्य की या राज्य को अपनी नीतियां निर्धारित करने में मददगार होते हैं ठीक है, ये है कि निदेशक तत्व वो सिफारिशें हैं जो राज्य को अपनी नीतियां निर्धारित करने में मदद करते हैं। निदेशक तत्वों को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। 3 मुख्य भागों में इनको बांटा गया है। वो भाग कौन कौन से हैं इस पर भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, निदेशक तत्वों के 3 भाग बताए गए हैं और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? वो 3 भाग हैं। पहला इसका भाग है समाजवादी, दूसरा इसका भाग जो है वो है गांधीवादी, और तीसरा इसका जो भाग है उदार बौद्धिकवादी। ठीक है, ये इसके 3 भाग हैं निदेशक तत्वों के। देखिए, इनको 3 भागों में वर्गीकृत इसलिए किया गया है कि कुछ भाग हैं जो समाजवाद की बात करते हैं। समाजवाद का मतलब सब पूरे समाज में समानता आए ऐसे प्रावधान करते हैं, जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन, सबको शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ठीक है, इस तरीके की जो बातें करते हैं, जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना, भौतिक संसाधनों का समान वितरण करना, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करना, काम, लोक सहायता, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि की व्यवस्था करना, ये सब चीज़ें किस में आएंगी? समाजवादी सिद्धांत में। गांधीवादी सिद्धांत क्या है? देखिए, गांधीवादी सिद्धांत का मतलब ये हुआ कि गांधीवादी दर्शन क्या था। गांधीवादी दर्शन ये था, गांधीवादी क्या थे? गांधी जी का मानना था कि भारत की जो है ज़्यादातर आबादी गाँव में बसती है, तो सबसे पहले हमें गाँव के विकास पे ध्यान दिया जाना चाहिए, हमें आत्मनिर्भरता पे ध्यान दिया जाना चाहिए, आत्मनिर्भरता पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, हमें क्या बोलते हैं, कुटीर उद्योगों के विकास पर ध्यान देना चाहिए, कुटीर उद्योगों के विकास पर ध्यान देना चाहिए। ठीक, हमें गौवंश की रक्षा करनी चाहिए, गौवंश की रक्षा करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें नीति निदेशक तत्वों में उल्लिखित हैं, और ये जिन जिन अनुच्छेदों में ये उल्लिखित हैं उनको हम कहते हैं गांधीवादी सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद जो अगला सिद्धांत हमारा आता है उसको हम बोलते हैं उदार बौद्धिकवादी। उदार बौद्धिकवादी, देखिए, उदार बौद्धिकवादी सिद्धांत का मतलब ये हुआ कि जो बौद्धिकता की वकालत करते हैं जो सिद्धांत, जैसे राज्य को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे क्या बोलते हैं, कृषि एवं पशुपालन में वृद्धि हो। ठीक है, सभी बालकों को शिक्षा के अवसर मिले, समान सिविल संहिता बनाएं, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करें, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि में सहयोग करें। ये सब किस में आएगा? उदार बौद्धिकवादी सिद्धांत में आएगा। तो नीति निदेशक तत्व क्या हैं ये आप समझ गए होंगे।
और ये हमारे संविधान के भाग 4 में उल्लिखित हैं, भाग 4 में। और अगर अनुच्छेद पूछ लेगा तो ये अनुच्छेद 36 से 51 तक उल्लिखित हैं। कहाँ से कहाँ तक? 36 से 51 तक। ठीक है, तो अब चलते हैं, एक ओवरव्यू मैंने नीति निर्देशक तत्वों का आपको दे दिया। अब आपको हम समझा देते हैं कि नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं उन पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? राज्य के निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य इनमें से कौन सा एक नहीं है? ठीक है, कह रहा एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। जाहिर सी बात है, जब समाजवाद की बात करेगा, गांधीवाद की बात करेगा तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी ही, निश्चित है। ठीक है, तो ये तो उद्देश्य है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना। समाजवादी सिद्धांत की चर्चा ही जब की गई है तो समाजवादी सिद्धांत, सामाजिक आर्थिक न्याय की बात की ही जाएगी, तो ये भी स्टेटमेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना और अगला है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। जहाँ समाजवाद आएगा वहाँ धार्मिक राज्य रहेगा, धर्मनिरपेक्षता रहेगी, वहाँ धर्मनिरपेक्षता रहेगी। और आपने अपनी, जब हमारे संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना पे चर्चा की जा रही थी तो ये बताया ही गया था कि हमारी इस उद्देशिका का दर्शन क्या है, हमारे संविधान का दर्शन क्या है। तो हमारे संविधान का दर्शन ही धर्मनिरपेक्षता है। तभी तो 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया। समाजवादी पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्षता शब्द तो वहीं जोड़े गए, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द, या समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द तो वहीं जोड़े गए। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत है, यानी हमारे संविधान का ये दर्शन है। तो हमारे संविधान का दर्शन केवल धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं है। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? देखिए वही इन्होंने व्याख्या में भी दे रखा है। व्याख्या में क्या दिया इन्होंने कि भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। भारत के संविधान निर्माताओं का लक्ष्य इन सिद्धांतों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इन सिद्धांतों का उद्देश्य धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं है। ठीक है, जो हमने आपसे बताया। अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान में सुनिश्चित किया गया एक। देखिए, अभी समान कार्य के लिए समान वेतन की चर्चा हमने आपसे की। समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख जो है हमारे नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत ही किया गया है। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत ही इनका उल्लेख किया गया है। और किस अनुच्छेद में किया गया है इनका उल्लेख समान कार्य के लिए समान वेतन का? आप बताइए, समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए, जहाँ पे समाजवादी सिद्धांत की बात होगी वहीं पे समान कार्य के लिए समान वेतन की भी बात होगी। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन की भी बात वहीं होगी जहाँ समाजवादी सिद्धांत की बात होगी। यानी कि अनुच्छेद 39 समाजवादी सिद्धांत की बात करता है, 38-39, तो 39 का में ही 42वें संशोधन द्वारा 39 का में ही जो है समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन ये उल्लेख किया गया है। यानी कि स्पष्ट है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है एक नीति निर्देशक तत्व के रूप में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में। तो आप कह सकते हैं कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है या उसका अंग है। समझ गए? मौलिक कर्तव्य नहीं है, आर्थिक अधिकार नहीं है। अब यही देख लीजिए, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया
एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। अनुच्छेद 39 घ यह प्रावधान करता है कि पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। ठीक है, 39 घ क्या कहता है कि पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। ज्ञातव्य है कि 39 घ के अनुसरण में संसद ने 1976 में पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया था। ठीक है, 39 का जो है 39 का खा गा घा ये सभी 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा ही जोड़े भी गए थे और इसी के अनुसरण में जो है समान पारिश्रमिक अधिनियम भी पारित किया गया था। तो अगर ये पूछ लिया जाएगा कि समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1976 में पारित किया गया था। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। ठीक है, सुमेलित करना है, किस अनुच्छेद में क्या दिया गया है। तो देखिए अनुच्छेद 40 में दिया गया है ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, अनुच्छेद 44 में दिया गया है समान नागरिक संहिता और अनुच्छेद 48 में दिया गया है कृषि एवं पशुपालन का गठन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अनुच्छेद 41 में है काम करने का अधिकार, यानी ये सीधा सीधा सुमेलित है। इसमें 1 2 3 4 ही सही होगा, 1 2 3 4 आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए वही इन्होंने बताया है। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन दिया गया है। 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है। 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता दी गई है। 48 में कृषि एवं पशुपालन का गठन दिया गया है। देखिए किस अनुच्छेद में क्या दिया गया है, जो सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद मतलब 1 से 51 तक तो सभी अनुच्छेद महत्वपूर्ण हैं। 1 से 151 तक, 51 नहीं, 1 से 151 तक। तो एक कॉपी और पेन उठाइए, 1 से 151 में क्या क्या दिया गया है एक लिस्ट बनाइए और सारे अनुच्छेद नोट कर डालिए, उनको याद कर लीजिए, क्योंकि ये बार बार आपको मिलेंगे। कोई भी जहाँ इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन आएगा वहाँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन अनुच्छेदों का जिक्र जरूर होना है। ठीक है, तो मेरी सलाह आपके लिए यही है कि आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए, तब आपको इस तरीके के प्रश्नों को हल करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। चलिए अगला देख लेते हैं। हमारा 5वां प्रश्न क्या है। 5वां प्रश्न हमारा क्या है, सॉरी 4था प्रश्न हमारा क्या है, पहले देख लेते हैं। निम्न में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। मद्य निषेध है, गौ संरक्षण है, पर्यावरण संरक्षण है, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। देखिए पहले ये हमारा नीति निर्देशक तत्व था, लेकिन जब 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार बनाया गया। किसके तहत? 21 का के तहत। 21 का के तहत जब 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 21 का के तहत शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार बनाया गया, तो ये जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा है, ये मूल अधिकारों की श्रेणी में चला गया। तो अब ये नीति निर्देशक तत्व तो नहीं रहा है। ठीक है, अब उसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना उनका मूल अधिकार है। ठीक है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा ये क्या हो गया, अब एक ये मूल अधिकार बन गया है। ठीक, तो यही डी हमारा नीति निर्देशक तत्व नहीं है। आप देख लीजिए यही दिया गया है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या दिया गया है। देखिए इसकी व्याख्या दिया गया है कि व्याख्या इसकी दी गई है कि संविधान में मद्य निषेध अनुच्छेद 47 के तहत मद्य निषेध जो है, मद्य निषेध का उल्लेख किस में किया गया? अनुच्छेद 47 में किया गया है। ठीक है, गौ संरक्षण का उल्लेख अनुच्छेद 48 में किया गया है। पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख अनुच्छेद 48 का में किया गया है। ठीक, ये सभी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है,
देख लेते हैं किसका उल्लेख किस में किया गया है। देखो, मद्य निषेध 47 में है, अनुच्छेद 47 में। गौ संरक्षण अनुच्छेद 48 में है। पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद 48 का में है। ठीक है, लेकिन ये जो है पहले अनुच्छेद 45 में था, लेकिन अब ये नीति निषेध तत्व नहीं है। तो देखिए वही इन्होंने दिया, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध पहले अनुच्छेद 45 के तहत निर्देशक तत्व था, परंतु 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के बाद अनुच्छेद 21 का के तहत अब यह मूल अधिकार बन गया है। अनुच्छेद 45 के तहत शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से नीचे की आयु के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था को शामिल किया गया है। ठीक है, अब 45 में क्या हो गया है, शैशव पूर्व देखभाल करना है बच्चों की तथा 6 वर्ष के नीचे की आयु के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था को शामिल किया गया है। ठीक है, पहले क्या था कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था थी। अब क्या हो गया, 6 वर्ष के नीचे के आयु के बालकों के लिए जो है राज्य का यह कर्तव्य होगा कि उनकी शैशव पूर्व देखभाल करे और उनकी प्रारंभिक शिक्षा के लिए उचित अवसर उपलब्ध कराए। ये अनुच्छेद 45 के तहत अब एक नीति निर्देशक तत्व है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अगर पूछ ले कि नीति निर्देशक तत्वों और क्या बोलते हैं मूल अधिकार में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है दोनों में, तो आप ये कह सकते हैं कि मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। ठीक है, मूल अधिकार क्या है, मूल अधिकार क्या है, ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, प्रवर्तनीय। ठीक है, प्रवर्तनीय है। प्रवर्तनीय होने का क्या मतलब हुआ कि अगर हमारे मूल अधिकारों का उल्लेख हो रहा है तो हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं और न्यायालय हमारे मूल अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी लेता है। यानी हमारे मूल अधिकारों की अवहेलना जो भी इकाई कर रही, जो भी बॉडी कर रही है, उसको उससे वो जवाब मांग सकता है। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन होने पर ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। यानी कि अगर शैशव पूर्व देखभाल राज्य नहीं कर पा रहा है तो न्यायालय स्वतः इसका संज्ञान नहीं ले सकता है। ठीक है, शैशव पूर्व देखभाल अगर राज्य, क्योंकि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है ही नहीं है, और अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या किसी बच्चे को से उसके निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार छीना जा रहा है और वो 6 से 14 साल के बीच का है, तो न्यायालय उसके लिए संज्ञान ले सकता है। कहने का मतलब हमारा ये हुआ, नीति निर्देशक तत्वों में के उल्लंघन पर अगर राज्य न्यायालय संज्ञान नहीं ले सकता है तो उनका पालन कैसे सुनिश्चित होगा, तो उनका पालन सुनिश्चित करने के लिए हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव की व्यवस्था है। अगर राज्य अपनी नीतियों के निर्धारण में लोक कल्याण का ध्यान नहीं दे रहा है, लोक कल्याण को सुनिश्चित नहीं कर रहा है, उचित देखभाल नहीं कर पा रहा है, तो हम अगले चुनाव में उस विशेष राजनीतिक दल को जो राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है उसको सत्ता से बेदखल कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। ठीक है, ये व्यवस्था है। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया। बाद में जोड़ा गया, देखिए ग्राम पंचायतों का गठन मूल संविधान में ही था, अनुच्छेद 40 के तहत। ठीक है, गोवध निषेध बताया ही गया कि अनुच्छेद 48 में था। ठीक है, अनुच्छेद 48 में था। मुफ्त कानूनी समान सिविल संहिता जो थी ये भी अनुच्छेद 44 में थी। ठीक, तो बचा कौन, मुफ्त कानूनी सलाह बचा, यही जो है बाद में जोड़ा गया। और किस संविधान के तहत, किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया है इसको, तो अनुच्छेद 39 का के तहत ही इसको जोड़ा गया है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय 39 का
देखिए 39 घ में समान कार्य के लिए समान वेतन है, 39 का में क्या है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता है। इसको सही कर लीजिएगा, कन्फ्यूज ना होइएगा, ठीक है। तो मुफ्त कानूनी सलाह की व्यवस्था 39 का में की गई है और इसको जोड़ा गया 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है। 42वें संशोधन 1976 द्वारा मुफ्त कानूनी सलाह की व्यवस्था की गई, ठीक है। चलिए, वही इन्होंने बताया है कि भाग 4 में निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39 का में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा क्या है। हाँ, अब नीति निर्देशक तत्वों से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो हो गए। इतने ही क्वेश्चन आरओ में पूछे गए हैं, लेकिन और जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं थोड़ा वो हम आपसे बता देते हैं। पहली चीज़ तो आपके लिए होमवर्क है कि आप सभी अनुच्छेदों को अच्छे से याद कर लीजिए और किस अनुच्छेद में क्या दिया गया है ये जान लीजिए। लेकिन संवैधानिक संशोधन द्वारा जो जोड़ा गया है हमारे नीति निर्देशक तत्वों में, उनमें क्या क्या है महत्वपूर्ण बातें वो मैं बता देता हूँ। देखिए 42वें संशोधन द्वारा क्या क्या जोड़ा गया है पहले वो हम देखते हैं। 42वें संशोधन, क्योंकि पहली बार निर्देशक तत्वों में संशोधन 42वें संशोधन 1976 के तहत ही हुआ था, ठीक है, 1976 के तहत ही। तो 42वें संशोधन के द्वारा सबसे पहले अनुच्छेद 39 में जोड़ा गया कि बच्चों 39 में जोड़ा गया बच्चों के स्वास्थ्य, विकास को सुनिश्चित करना ये जोड़ा गया था, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो जोड़ी गई थी 39 में ही निःशुल्क विधिक सहायता 39 का में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य होगा, ये जोड़ा गया अनुच्छेद 39 का में, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 43 ए में क्या जोड़ा गया या 43 का में क्या जोड़ा गया, 43 का में जोड़ा गया कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, ठीक है। इसको जोड़ा गया अनुच्छेद 43 का के तहत। इसी तरीके से अनुच्छेद 48 ए में जोड़ा गया, अनुच्छेद 48 में क्या था, गो हत्या का निषेध, और अनुच्छेद 48 ए या 48 का में क्या जोड़ा गया, अनुच्छेद 48 का में जोड़ा गया कि रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने और जंगलों वन्यजीवों की रक्षा करना, यानी कि पर्यावरण एवं वन्यजीवों की रक्षा करना, पर्यावरण एवं वन्यजीवों की रक्षा करना, इसको कहाँ जोड़ा गया, 48 का में। तो ये सभी चीज़ें जोड़ी गई हैं 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ी गई हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि अगला जो संशोधन हुआ हमारे संविधान में 44वां संवैधानिक संशोधन
उसके द्वारा क्या क्या जोड़ा गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 44 में क्या क्या जोड़ा गया 44 के द्वारा, उसको हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 44 के द्वारा देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि किस अनुच्छेद में क्या दिया गया है, कहां से कहां तक मूल अधिकार हैं, कहां से कहां तक नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, और विशेष करके किस संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया है, इसको सबको आप ज़रूर याद कर लीजिए। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा क्या क्या जोड़ा गया, हम ये देखते हैं। 44वां संशोधन 1978 इसके द्वारा क्या क्या जोड़ा गया है। देखिए, इसके द्वारा हमारे नीति निर्देशक तत्वों में एक ही संशोधन हुआ है, और वो हुआ है अनुच्छेद 38 में। अनुच्छेद 38 क्या दिया गया अनुच्छेद 38 में, कि राज्य जो है, राज्य आय, प्रतिष्ठा, एवं सुविधाओं के अवसरों में, एवं सुविधाओं के अवसरों में क्या करे, असमानता को समाप्त करे, ये व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 38 में 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है, इसके बाद जो अगला संशोधन हमारा हुआ महत्वपूर्ण, इसमें क्या बोलते हैं नीति निर्देशक तत्वों में, वो था 86वां संवैधानिक संशोधन। इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, समझने में आपको आसानी हो। दूसरा संशोधन हमारा जो हुआ वो क्या था, 86वां संवैधानिक संशोधन संशोधन 2002। 86वां संवैधानिक संशोधन 2002, इसके द्वारा क्या जोड़ा गया कि राज्य बचपन के देखभाल के अलावा सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक की आयु तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयत्न करे। ठीक है, ये देखिए अनुच्छेद 45 में ही जोड़ा गया। अनुच्छेद 45 में क्या किया गया कि राज्य जो है शैशव पूर्व देखभाल सुनिश्चित करे, ठीक। और यहीं पे ये भी जिक्र किया गया कि अनुच्छेद 21 का के तहत, अनुच्छेद 21 के तहत कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा तो मिलनी ही चाहिए, ये उनका अधिकार है। साथ ही साथ ये राज्य का कर्तव्य भी है, राज्य की जिम्मेदारी भी है कि इसका क्रियान्वयन अच्छे ढंग से हो सके, इसको अच्छे ढंग से क्रियान्वित किया जा सके, ये सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्रयत्न करे। ये बात भी कही गई, राज्य प्रयत्न करे। ठीक है, राज्य प्रयत्न करे, तो ये भी यहीं कहा गया 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा। इसके बाद
अनुच्छेद क्या बोलते हैं 97वां संवैधानिक संशोधन हमारा होता है। देखिए मैं यहाँ नीचे बता देता हूँ, 97वां संवैधानिक संशोधन होता है हमारा 97वां संवैधानिक संशोधन। ठीक है, 97वां संवैधानिक संशोधन हमारा होता है 2011 में, 2011 में। और यहाँ क्या क्या होता है, यहाँ सबसे पहले तो अनुच्छेद 43A में संशोधन होता है, 43A को जोड़ा जाता है। और क्या जोड़ा जाता है कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना। ठीक है, इस बात का जिक्र होता है। उसके बाद अनुच्छेद 43 इसी में जोड़ा जाता है, 43 भी या बी भी। इसमें क्या होता है 43 बी में क्या व्यवस्था होती है कि जो है राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा दे। यानी कि यहाँ आप संक्षिप्त में लिख लीजिए, सहकारी समितियों की व्यवस्था की जाती है, सहकारी समितियों की व्यवस्था एवं प्रबंधन का प्रयत्न, ये जोड़ा गया है अनुच्छेद 43A में। ठीक है, तो किस संशोधन के द्वारा संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में क्या जोड़ा गया है ये हमने आपको बता दिया। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सहकारी समितियों को कब जोड़ा गया और किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये आप जान गए होंगे। देखिए, जब हम इंडियन पॉलिटी की शार्ट में 10-15 दिनों की क्लास एक लेने वाले हैं, जल्दी ही वो लेंगे, तो आपको ऐसे ही संक्षिप्त में एक नोट्स रूप में आपको बहुत अच्छे से हम डे टू डे पढ़ाते जाएंगे और आप आराम से नोट्स बनाते जाइएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक जैसे बहुत स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है, यहाँ उसका जिक्र नहीं किया गया लेकिन मैं बता देता हूँ। पूछा जाता है कि यदि कोई सरकार निदेशक तत्वों की अवहेलना करती है तो निर्वाचन समय में उसे मतदाताओं के समक्ष इसका उत्तर अवश्य देना होगा। ये स्टेटमेंट किसका है, तो ये स्टेटमेंट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगली अगला जो प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनमें आता है अगला सेगमेंट हमारा मूल कर्तव्यों का। देखिए, मूल कर्तव्य जो थे वो जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय ये नहीं थे। यानी हमारे मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का कोई जिक्र नहीं किया गया था। मूल कर्तव्यों का जिक्र किया गया इंदिरा गांधी के शासनकाल में। और इंदिरा गांधी के शासनकाल में क्या हुआ, इंदिरा गांधी के शासनकाल में पहली बार मूल कर्तव्यों का जिक्र हुआ। और पहली बार जब मूल कर्तव्यों का जिक्र हुआ तो उनमें क्या हुआ, देखिए पहली बार जब मूल कर्तव्यों का जिक्र हुआ तो उनमें क्या हुआ, उनमें हुआ ये कि मूल कर्तव्यों को 42वें संशोधन 1976 द्वारा हमारे संविधान में जोड़ दिया गया। ठीक है, किस संशोधन के द्वारा, 42वें संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ दिया गया। किसको जोड़ दिया गया, मूल कर्तव्यों को जोड़ दिया गया। 42वें संशोधन द्वारा जब जोड़ा गया तो इन्हें ग्रहण कहाँ से किया गया, इन्हें ग्रहण किया गया रूस के संविधान से। रूस के
संविधान से। ठीक है, इन्हें रूस के संविधान से ग्रहण किया गया, रूसी संविधान से हमने इनको लिया। और अगर कहा जाए कि मूल कर्तव्यों के अध्ययन के लिए या मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी या किस समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है, तो उसको हम कहते हैं स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह इसके अध्यक्ष थे, इसीलिए इसको स्वर्ण सिंह समिति कहा जाता है। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया है। और इसी से संबंधित एक और समिति पूछी जाती है कि मूल कर्तव्यों से संबंध है, तो बर्मा समिति का भी मूल कर्तव्यों से संबंध है। बर्मा समिति, देखिए बर्मा समिति का गठन 1996-97 के आसपास हुआ था। और बर्मा समिति का काम था कि मूल कर्तव्यों को जब लागू किया गया तो मूल कर्तव्यों को लागू करने के बाद इनका कितना असर पड़ा है इसका अध्ययन करना, तो उसका संबंध बर्मा समिति से है, या मूल कर्तव्यों का संबंध बर्मा समिति से भी है, इसको ध्यान रखिएगा। 1999 में बर्मा समिति का गठन हुआ था, 1999 में। ठीक है, कब हुआ था? 1999 में। तो मूल कर्तव्य जो है, क्योंकि बाद में जोड़े गए हैं, मूल संविधान में इनका कोई जिक्र नहीं था, तो ये भाग 4 में ही भाग 4 का के तहत जोड़ दिए गए। किसके तहत जोड़ दिए गए? भाग 4। भाग 4 में देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मतलब क्या है कि वहाँ पे ये निर्देश किया गया कि राज्य का अपने नागरिकों के प्रति क्या कर्तव्य है। और मूल कर्तव्यों का मतलब क्या है, यहाँ जिक्र किया गया कि नागरिकों का अपने राज्य के प्रति क्या कर्तव्य है। बात समझिए, नीति निर्देशक तत्वों में बताया गया है कि राज्य का अपने नागरिकों के प्रति क्या कर्तव्य है। ठीक है, और मूल कर्तव्यों में बताया गया है कि नागरिकों का अपने राज्य के प्रति क्या कर्तव्य है, ये बताया गया है। तो जब हमारा मूल कर्तव्य बना मूल रूप से, तो हमारे यहाँ मूल कर्तव्यों की संख्या कुल थी 10। ठीक है, कितनी थी? 10। लेकिन इस समय हमारे यहाँ मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो एक मूल कर्तव्य बाद में संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा। देखिए 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर भी प्रभाव पड़ा, मूल अधिकारों पर भी प्रभाव पड़ा और मूल कर्तव्यों पर भी प्रभाव पड़ा। तो चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मूल कर्तव्यों से संबंधित है। तो बता ही दिया हमने, 42वां संशोधन सही होगा ये। भारत के मूल कर्तव्यों का विवरण भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत दिया गया है। इसे 42वें संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। यही हमने आपसे व्याख्या पहले ही कर दी, और इसीलिए कर दी कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय ज़्यादा समस्या ना उठानी पड़े। अगला हमारा स्टेटमेंट क्या है कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। दिया गया उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, बिल्कुल गलत है ये, इनको प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, परमादेश द्वारा, क्योंकि मूल कर्तव्य भी जैसे नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, उसी तरीके से मूल कर्तव्य भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही आगे बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये देखिए यूपी यूडीए एलडीए एग्ज़ाम 2000 में पूछा गया है, काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है। तो इन्होंने व्याख्या में क्या दिया है कि मौलिक कर्तव्यों को परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। परमादेश एक रिट है जिसे न्यायालय मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर जारी करता है। मौलिक कर्तव्य लोगों पर नैतिक जिम्मेदारी आरोपित करते हैं, प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता, जबकि रिटें प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। ये भी हमने आपसे बताया कि जब मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए तब उनकी संख्या 10 थी, लेकिन वर्तमान में 11 है, तो 11 सही होगा। भारतीय संविधान के भाग 4 का में वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया, हमने आपसे बता ही दिया। अगला क्वेश्चन हमारा इससे रिलेटेड क्या है
इससे रिलेटेड हमारा अगला क्वेश्चन है, सॉरी इससे रिलेटेड और क्वेश्चन नहीं है, अगला चैप्टर हमारा आ जाता है राष्ट्रपति का। ठीक है, तो आप मूल कर्तव्यों को हम आशा करते हैं कि अच्छे से समझ गए होंगे। मूल कर्तव्य 46 जो है 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। किसकी? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। फिर बाद में एक बार जोड़ा गया 86वां संशोधन, 86वां संशोधन हुआ, और फिर इसके 86वें संशोधन के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, और 11वां मूल कर्तव्य क्या है कि राज्य का प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष तक के 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा के उचित अवसर प्रदान करे, ये है। ठीक है, आया समझ में? तो ये जोड़ा गया है 86वें संवैधानिक संशोधन 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 द्वारा। ठीक है, तो मूल कर्तव्य जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब मूल कर्तव्य जो 11 हैं, 11 को आप अच्छे से पढ़ लीजिए कि क्या क्या है मूल कर्तव्य जो है। और तो नीति निषेध तत्व और मूल कर्तव्यों की चर्चा आज हमने आपसे की यहाँ पे। अब अगला जो हमारा मतलब चैप्टर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, वो है क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति वाला। तो राष्ट्रपति वाले चैप्टर की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप लोग खूब अच्छे से पढ़ाई करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए इस तरीके की और अच्छी क्लास लेकर आते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।